Hello everyone. I welcome you all in the study plan 2.r. आज हम बात करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। देखिए, अभी तक हम देख चुके हैं कि कैसे एक जो आप देख सकते हैं कि कैसे एक हमारा इंडिया जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की तरफ बढ़ रहा है। ओके, तो इसमें आज हम बात करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। हमारा हिंदुस्तान जो है आज़ादी से पहले बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स के अंदर डिवाइड था। छोटी छोटी रियासतों के अंदर हमारा हिंदुस्तान जो था वो बटा हुआ था। लेकिन जैसे ही 1947 के अंदर हमारा देश आज़ाद हुआ तो वहाँ पे कुछ ऑप्शंस थे, वहाँ पे कुछ चॉइसेस दी गई थी। तो वो क्या थी? जैसे ही हमारा इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 हुआ, मतलब हिंदुस्तान जो है अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ, तो उस वक़्त 1947 के अंदर हिंदुस्तान में 562 प्रिंसली स्टेट्स थी, इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी। ठीक है, 562। अब इन 562 रियासतों के पास क्या था? कुछ चॉइसेस थी कि या तो आप हिंदुस्तान को ज्वाइन करें, या तो आप पाकिस्तान के साथ मिलें, या आप आज़ाद रह सकते हैं। ठीक है, ये 3 चॉइसेस थी, जिसमें से 549, 3 को छोड़ के 549 ने ज्वाइन किया इंडिया को। जिसमें जो 3 जो हैं जो ज्वाइन नहीं हुए, उनमें था जूनागढ़ गुजरात का, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद। ये तीनों प्रिंसली स्टेट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट, उन्होंने कहा कि हम जो है इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है? जूनागढ़ के अंदर रेफरेंडम होता है, मतलब वोटिंग होती है, मतलब लोगों से पूछा जाता है कि आप किसके साथ जाना चाहते हैं, क्या आप हिंदुस्तान के साथ आना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। लेकिन जूनागढ़ के लोगों ने कहा कि हम जो है हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में ट्रीटी को साइन किया महाराजा गुलाब सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को, और जम्मू कश्मीर जो है वो भी इंडिया का पार्ट बन गया। बाद में बचा हैदराबाद। हैदराबाद के ऊपर पुलिस एक्शन किया गया और हैदराबाद को भी 1948 के अंदर ऑपरेशन पोलो के तहत हिंदुस्तान में मिलाया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्या है, देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, जैसे कि आप जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्ट्रूमेंट इन यूनाइटिंग इंडिया। ठीक है, कौन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने इस इंडिया को यूनाइट करने में अपना योगदान दिया। इन्हें बिस्मार्क ऑफ इंडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि बिस्मार्क एक वो इंसान था जिसने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी किया था, पूरे जर्मनी को यूनिफाइड किया था, पूरे जर्मनी को जोड़ा था। जैसे कि हम जो आप देख सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का पुतला जो है, जो स्टैचू है, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहते हैं, वो गुजरात के अंदर बना हुआ है, और ये जो है ये टॉलेस्ट स्टैचू है वर्ल्ड का। इसके बाद अगर हम देखें, बात आती है 26 जनवरी 1950 की, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे देश के ऊपर लागू हुआ। और उस कॉन्स्टिट्यूशन जैसे ही हमारा बना, उसके अंदर 29 स्टेट्स थी जो 4 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड थी। कितने ग्रुप्स के अंदर डिवाइड थी? 4 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड थी, जिसमें अगर हम ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो वो इस तरीके से थी कि पार्ट ए बी सी डी में करके बांटा हुआ था। तो पार्ट ए में 9 स्टेट्स, पार्ट बी में 9 स्टेट्स, पार्ट सी में 10 स्टेट्स और पार्ट डी में 8 स्टेट्स, जो अंडमान और निकोबार जो है वो भी एक स्टेट थी। धीरे धीरे अब ये जो स्टेट्स हैं ये तो बनी थी, लेकिन धीरे धीरे ये डिमांड उठने लगी कि उनको उनकी लैंग्वेज की बेस के ऊपर स्टेट दी जाए। मतलब कि
राजस्थान में जो राजस्थानी बोलने वाले हैं उनको राजस्थान बनाया जाए, उत्तर प्रदेश में कोई हिंदी वाली भाषा हो जाए, उड़ीसा में उड़िया वाली भाषा के ऊपर जो अपनी तमिलनाडु है, तमिलनाडु में तमिल की भाषा पर डिवीज़न की जाए। ओवरऑल कहने का मतलब है कि इनकी ज़बान के ऊपर इनको बांटा जाए। इस पर क्या कहना था? देखिए, जैसे ही ये डिमांड उठने लगी कि लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर जो है जो स्टेट्स हैं उनको बनाया जाए, लेकिन इस आइडिया का क्या हुआ? इस आइडिया के ऊपर कुछ कमीशंस बने कि क्या हमें अपने इंडिया को लैंग्वेज की बेस पे बांटना चाहिए या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहला कमीशन जो बना, एस के धर कमीशन। और एस के धर कमीशन जो है 1948 के अंदर बना, जिसने ये कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया कि हम इंडिया को उसकी लैंग्वेज की बेस पे कोई स्टेट नहीं बनाएंगे। मतलब आप ऐसे समझें कि अगर हम जे.एंड.के में रहते हैं तो जे.एंड.के में सिर्फ उर्दू बोलने वाले ही रहेंगे, महाराष्ट्र में सिर्फ मराठी बोलने वाले रहेंगे। तो ऐसा नहीं था, क्योंकि ये एक खतरा था देश के लिए। एस के धर कमीशन ने कहा कि ये हमारी इंटीग्रिटी ऑफ नेशन के लिए खतरा है। उसके बाद दूसरी कमीशन बैठती है JVP कमेटी 1948 के अंदर। जवाहरलाल और वल्लभ भाई पटेल और सीतारामैया जी इस कमेटी के मेंबर होते हैं। वो भी ये जो लिंग्विस्टिक बेसिस थी, मतलब लैंग्वेज की बेस पे स्टेटों को बनाया जाए, उन्होंने भी इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। और उसके बाद आता है एक छोटा सा आप कह सकते हैं एक छोटा एक और इंसिडेंट होता है, और जिसमें इस इंसिडेंट में क्या होता है, एक ऐसा वाक़या होता है, एक ऐसा बड़ा वाक़या होता है। बात है अक्टूबर 1953 की। पॉटी सिरामल्लू, एक इंडियन रेवोल्यूशनरी और कांग्रेस वर्कर जो है, वो मर जाता है हंगर स्ट्राइक की वजह से। और ये हंगर स्ट्राइक किसके लिए थी? कि उनको उनकी लैंग्वेज की बेस पे ये स्टेट दी जाए। ठीक है, तो वो मर जाते हैं। 56 डेज़ हंगर स्ट्राइक की जाती है। इससे क्या होता है? इससे होती है पहली डिवीज़न, इससे बनती है पहली स्टेट, लैंग्वेज की बेस पे बनती है पहली स्टेट, जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश वो पहली स्टेट थी जो लैंग्वेज की बेस पे बनी, जिसमें सेपरेट किया गया तेलुगु स्पीकिंग को तमिल स्पीकिंग के साथ। मतलब तमिल जो बोलते थे तमिलनाडु को, उनको अलग किया गया, और तेलुगु जो है आंध्र प्रदेश के, उनको अलग कर दिया गया। 1953 के अंदर ये वाक़या होता है। आगे बढ़ते हुए बात होती है तीसरी कमेटी की, जिसका दिसंबर 1953 के अंदर एक और कमेटी बनती है, फैज़ल अली कमीशन। 3 मेंबर कमेटी, जिसके चेयरमैन हैं फैज़ल अली, KM पानीकर और HN हुंजरू। ये क्या कहते हैं? ये जब अपनी रिपोर्ट जो है, इनकी कमेटी जो है 1953 के अंदर बनती है, और अपनी रिपोर्ट को 1955 के अंदर जब ये सबमिट करते हैं, जब ये देते हैं सरकार को, तो वो ये कुछ बातें कहते हैं कि ये ठीक है कि स्टेट्स के बंटवारे में लैंग्वेज ठीक है, लेकिन हमें कुछ और भी चीज़ें इसमें ऐड करनी पड़ेंगी, कुछ और भी चीज़ें जो है उसमें ऐड करनी पड़ेंगी। तो वो क्या चीज़ें थी? तो यहीं से एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास होता है 1956 के अंदर, जिसे 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 के अंदर लाया गया, और 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज़ को इस एक्ट के बाद बनाया गया। अब हम उन स्टेट्स की बात करते हैं। देखिए, वो स्टेट्स कौन सी हैं जो बनती हैं अली फैज़ल कमीशन के बाद। पहली स्टेट बॉम्बे, ओके। जे.एंड.के स्टेट केरला, MP मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, यूनाइटेड प्रोविंस जिसे हम उत्तर प्रदेश आज कहते हैं, और वेस्ट बंगाल। ये जो थी, ये 14 स्टेट्स जो हैं ये बनती हैं। और 14 स्टेट्स के बाद कुछ यूनियन टेरिटरीज़ जो हैं, जिनमें अंडमान निकोबार, न्यू दिल्ली, हिमाचल प्रदेश भी जो है पहले यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। उसके बाद लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमनदीवी आइलैंड्स, जिन्हें हम लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। मणिपुर भी उस वक़्त तक एक यूनियन टेरिटरी था, और त्रिपुरा भी यूनियन टेरिटरी बना।
अब स्टार्ट होता है रीऑर्गेनाइजेशन का, अब स्टार्ट होता है एक और बंटवारा। ठीक है, तो अब जो है धीरे धीरे जो है जो इंटरनल एडजस्टमेंट थी वो शुरू हो गई। तो इंटरनल एडजस्टमेंट में क्या होता है, सबसे पहले कुछ अमेंडमेंट्स की, जैसे कि हम जानते हैं जब भी हमने कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बदलाव लाना होता है तो उसको अमेंड करना पड़ता है, और उस अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट को आर्टिकल 368 करता है। आर्टिकल 368 इज़ कॉल्ड अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो सबसे पहले बनता है हमारा बॉम्बे। 1960 के अंदर बॉम्बे जो है वो गुजरात जो है, गुजराती स्पीकिंग पीपल जो हैं पार्टेड इन गुजरात वाज फॉर्म्ड एज 15 स्टेट ऑफ इंडिया। देखिए बॉम्बे एक बड़ा राज्य था, एक बड़ी स्टेट थी, उसमें से गुजराती स्पीकिंग पीपल्स जो हैं वो हट जाते हैं। वो कहते हैं कि हमें अपनी स्टेट चाहिए, और वहाँ से बनता है गुजरात, जो बनती है 15 स्टेट ऑफ इंडिया। उसके बाद दादरा एंड नगर हवेली, दादरा एंड नगर हवेली जो है उनको पोर्चुगीज़ से लिबरेट किया करवाया जाता है। पोर्चुगीज़ वो पुर्तगाली जो सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर आए, और वो 1954 के अंदर उनको इंडिया से बाहर निकाला गया। 1954 के अंदर दादरा एंड नगर हवेली से इनको बाहर निकाला गया, और इस दादरा और नगर हवेली को 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1961 के तहत 7वां यूटी जो है इंडिया का बनाया गया। नेक्स्ट हम बात करें गोवा, दमन एंड दीव जो थे, इनको भी पोर्चुगीज़ ने कैप्चर कर रखा था। इनको भी पुलिस एक्शन के थ्रू 1961 के अंदर लिबरेट करवाया गया, और 8th और 9th यूटी जो है इंडिया की बनाई गई बाई 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आगे अगर हम बात करें पुडुचेरी, देखिए पुडुचेरी जो है वो किसके अंडर था। पुडुचेरी की 4 डिस्ट्रिक्ट्स थी। ठीक है, पुडुचेरी की 4 डिस्ट्रिक्ट्स है, जिसमें पौंडीचेरी आता है, कराईकाल आता है तमिलनाडु के अंदर, माहे जो है वो केरला के अंदर आता है, और यमन जो है आंध्र प्रदेश के अंदर आता है। ये जो पुडुचेरी था ये फ्रेंच के अंडर था, और इन फ्रांसी लोगों से 1954 के अंदर इस पुडुचेरी को आज़ाद करवाया गया, और 10th अमेंडमेंट के तहत जो है ये 10th यूटी बनी 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद। तो यहाँ तक अभी तक आपने देखा कि कैसे जो है स्टेट्स की रीऑर्गेनाइजेशन हो रही है। अब हम देखेंगे नागालैंड। देखिए नागालैंड कहाँ से सेपरेट हुआ। नागालैंड जो है वो सेपरेट होता है असम से। कब होता है? 1963 के अंदर, और बनता है एक स्टेट। उसी इन्हीं सालों के दौरान की अगर हम बात करें तो हरियाणा जो है वो अलग होता है पंजाब से, और एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाता है, जिसमें चंडीगढ़ जो है यूटी बन जाती है। बात करें अगर हम 1971 की, तो जिसमें हिमाचल प्रदेश जो है वो एक यूटी था, और ये अब यहाँ से एक स्टेट बन जाता है। और बात करें अगर हम साल 1972 की, तो मणिपुर जो है वो यूटी है, और बाद में ये स्टेट बनाया जाता है 1972 के अंदर। उसी तरीके से मेघालय जो है वो सेपरेट होता है असम से 1972 के अंदर, और एक सेपरेटेड स्टेट जो है वो बन जाता है। देखिए ये प्रोसेस जो है चलता चलता त्रिपुरा की अगर हम बात करें, तो त्रिपुरा जो है पहले ही हमने देखा कि इसको यूटी बनाया गया था, लेकिन 1972 के अंदर इन्हें स्टेटहुड दिया जाता है। तो ये जो है ये प्रोसेस चल रहा है। देखिए फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स कैसे हो रहा है। अब हम देखते हैं अब हमारे पास कितने बन गए। अब हमारे पास बन चुके हैं 21 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज़, जिसमें असम जो है वाज कंटिन्यूस डिमांड फॉर क्रिएटिंग मेघालय। देखिए असम में कंटिन्यूस डिमांड उठ रही थी कि हमें मेघालय एक अलग स्टेट दिया जाए, एक सेपरेट स्टेट दिया जाए, और गवर्नमेंट ने 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1961 के तहत एक ऑटोनॉमस स्टेट बनाया विद इन असम के अंदर, लेकिन और उसको कुछ स्पेशल पावर्स दी गई जिसका नाम था मेघालय, और यहाँ पे क्रिएशन होती है मेघालय की। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एक और स्टेट जो एंटर हुआ हमारे इंडिया के अंदर, जिसने एंट्री ली, वो था सिक्किम। देखिए सिक्किम जो है वो इंडिया का पार्ट कैसे बना। यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि सिक्किम की एंट्री इंडिया के अंदर,
पहले जो सिक्किम है वो चोग्याल डायनेस्टी के अंदर था। एक रूलर जो वहाँ पे चोग्याल डायनेस्टी का रूलर जो है वो वर्क किया करता है, लेकिन 1947 के अंदर इसे प्रोटेक्टोरेट स्टेटस दिया गया था। कि कुछ चीज़ें, प्रोटेक्टोरेट स्टेटस क्या होता है कि सिक्किम की कुछ चीज़ें जो है वो इंडिया कंट्रोल करेगा, ठीक है, जिसमें डिफेंस आता है, एक्सटर्नल अफेयर्स आते हैं, कम्युनिकेशन आता है, और बाकी चीज़ें जो हैं वो डायनेस्टी के पास रहेंगी। लेकिन आते आते 1974 में क्या हुआ कि सिक्किम को एसोसिएट स्टेट बनाया गया। याद रखिए, एसोसिएट स्टेट नाम का वर्ड जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। एसोसिएट स्टेट होता है एक टेम्परेरी स्टेट, और इसके लिए किया गया 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1974 के तहत आर्टिकल 2A, जो एक नया आर्टिकल क्रिएट किया गया, उसके तहत जो है स्पेशल पावर्स जो है सिक्किम को दी गई। बाद में 36, देखिए नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है। पहले तो ये एक एसोसिएट स्टेट थी, लेकिन फुल स्टेट बनाया गया इसको 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 को सिक्किम को फुल स्टेट बनाया गया, और सिक्किम जो है वो बन जाती है हमारी 22nd स्टेट इंडिया की, 22वीं स्टेट इंडिया की। और आर्टिकल जो 2A है उसको कर दिया जाता है ख़त्म, उसको कर दिया जाता है रिपील, ठीक है। आल्सो द रेफरेंडम वाज डन टू द मिज़ोरम, ठीक है। यही रेफरेंडम जो है मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा के साथ होता है, और 23rd 4th और 25 तक, 23 24 25 स्टेट जो हैं वो बन जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, गोवा जो है वो हमारी एक और स्टेट बन जाती है, और अब यूनियन टेरिटरीज़ जो है वो साथ रह जाती हैं, क्योंकि गोवा जो है वो पहले हमारी यूनियन टेरिटरी थी, इसको भी अब स्टेट का दर्जा दिया जाता है। और अब बनती है हमारी 25 से 26 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरी। बाद में जो छत्तीसगढ़ है वो MP से अलग होता है मध्य प्रदेश से 1 नवंबर को, और उत्तराखंड जो है वो UP से अलग होता है 9 नवंबर को, और झारखंड जो है वो बिहार से अलग होता है 15 नवंबर को। और हमारी स्टेट्स बन जाती हैं 26, 27 और 28, ठीक है। हमारी टोटल स्टेट्स बन चुकी हैं 28। देखिए नंबर बढ़ता जा रहा है। और अब हम देखते हैं तेलंगाना की बात हम करते हैं, ठीक है। तेलंगाना जो है वो सेपरेट होता है आंध्र प्रदेश से 2014 के अंदर, और हिंदुस्तान के अंदर बनती हैं 29 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरीज़। अब हम नीचे देखते हैं कुछ जो नामों को चेंज किया गया है। जैसे यूनाइटेड प्रोविंस जो है उत्तर प्रदेश था 1950 के अंदर, ठीक है। मद्रास का नाम बदल कर तमिलनाडु कर दिया 1969 के अंदर। मैसूर का नाम कर्नाटका कर दिया गया 1973 के अंदर। लोकेलिटी और ये जो बाकी हैं इसको कहा गया लक्षद्वीप 1973 के अंदर। UT ऑफ दिल्ली को कहा गया NCT ऑफ दिल्ली 1991 के अंदर, ठीक है। आल्सो 69 अमेंडमेंट किया गया, ठीक है। और उत्तरांचल जो है अब वो उत्तराखंड हो चुका है, 2006 में इसका नाम चेंज कर दिया। पौंडीचेरी जो है पुडुचेरी हो चुका है, 2006 में इसका नाम चेंज कर दिया। उड़ीसा जो है अब ओडिशा हो गया है 2011 के अंदर। और आते हैं अब हम एंड की, जो हमारी अपना जो J&K है। देखिए बात करते हैं J&K की। अंटिल 2019 तक J&K जो है वो एक स्टेट थी इंडिया की, जिसके साथ बाईकैमरल लेजिस्लेचर है। लेकिन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो पास होता है, जिसमें 370 को ख़त्म किया जाता है, 370 को, और डिवाइड कर दिया जाता है 2 यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर। पहली यूनियन टेरिटरी जैसे कि आप जानते हैं J&K, और दूसरी जो है वो लद्दाख है। तो 31 अक्टूबर को 2019 को जो है J&K जो है वो 2 यूनियन टेरिटरीज़ बनती हैं 31 अक्टूबर 2019 को, जिसमें J&K के पास जो है लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, और लद्दाख के पास लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं रहती। और इसके बाद हम बात करें दादरा और नगर हवेली और दमन एंड दीव को एक सिंगल यूनियन टेरिटरी जो है वो बनाया जाता है। इफ़ेक्ट फ्राम 26 जनवरी 2020 को इनको एक ही में मर्ज किया जाता है, एक ही बनाया जाता है, जिसमें लेजिस्लेशन जो है वो पास होती है, मतलब वहाँ पे इलेक्शंस भी होंगे। और फाइनली हमारे पास बन जाती हैं 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज़, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट पॉलिटी की क्लासेस जल्द आ रही है। VLW जो है वो बिल्कुल कंप्लीट करवाया जाएगा आपका सिलेबस। कोई भी क्वेश्चन जो है इन टॉपिक्स के बाहर नहीं जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सपोर्ट करें। आपका सपोर्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। थैंक्स अ लॉट।